गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, इतिहास विषय को अपन पढ़ रहे थे। इतिहास विषय के बारे में अपन बीए फाइनल का जो दूसरी पुस्तक है उसका एक पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें प्राचीन भारत का वो भाग था मौर्य। कौन सा? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बारे में अपनों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, उसके पश्चात बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया, बिंदुसार के पश्चात अपनों ने अशोक के बारे में पढ़ लिया, उनकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में पढ़ लिया। अपन इसके अभिलेख पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अभिलेख। और अभिलेख के अंतर्गत अपनों ने शिलालेख पढ़ लिए थे। शिलालेख जो है अशोक के वो 8 है, जो शाहबाजगढ़ी, मानसरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगढ़ और एरागोडी जो पढ़ लिए। उनके ऊपर जो 14 बातें लिखी हुई हैं वो अपनों ने पढ़ ली थी पिछले वाली वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे इसके, क्या पढ़ेंगे? स्तंभ लेख। क्या पढ़ेंगे? स्तंभ लेख। इनके जो स्तंभ लेख हैं, देखिए, अशोक के स्तंभ लेख पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? स्तंभ लेख। क्या पढ़ेंगे? स्तंभ लेख। देखिए, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7, जो 6 स्थानों पर मिले हैं। कितने स्थानों पर मिले हैं? 6। यानी मैंने आपको बताया था, इधर थोड़ा सा देखिए, पहला इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास अशोक के अभिलेख महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। और इन अभिलेखों में देखिए, अभिलेख जान गए ना क्या होता है? यानी पुरातात्विक खुदाई के अंदर जो नीचे जो चीज़ निकलती है उन्हें अभिलेख कहा जाता है। यानी जैसे कभी खुदाई करवाई गई, उसके अंदर कोई चीज़ निकली तो वो क्या है? अभिलेख। और इन अभिलेखों को फिर जब देखा गया, पुरातात्विक जो विशेषज्ञ थे उन्होंने 3 पार्टों में डिवाइडेशन कर दिया। तो एक तो आता है शिलालेख। शिलालेख भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, यानी कोई पत्थर का टुकड़ा पे उसके ऊपर कोई कलाकारी नहीं की, जो कि तो कोई बात लिख दी। और फिर आता है स्तंभ लेख। क्या आता है? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख क्या होता है कि उसके ऊपर जो पत्थर का टुकड़ा था उसकी पॉलिश करके, उसकी कटाई छटाई करके उसके ऊपर बढ़िया तरीके से लिखना। और तीसरा क्या था? गुहा लेख। क्या होता है? गुहा लेख, यानी गुफाओं के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती थी वो होता था गुफा लेख। तो अपन अब पढ़ेंगे स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख कितने हैं? 7। और कितने स्थानों पर मिले हैं? 6 स्थानों पे। तो ये पढ़ना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले कि कहाँ पर? सबसे पहले है दिल्ली टोपरा। क्या है? दिल्ली टोपरा। दूसरा है दिल्ली मेरठ। ठीक है। तीसरा है लोरिया अर्राज। लोरिया अर्राज। तीसरा है लोरिया नंदगढ़। ठीक है। एक है रामपुरवा। और इसका जो छठा है वो है प्रयाग। ठीक है भाई। देखिए, सबसे पहले दिल्ली टोपरा। कौन सा है? दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा ये वो जिसको जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा। और दिल्ली मेरठ ये वो है जिससे 1750 में टिफेंथलर ने खोजा था। टिफेंथलर। देखिए, क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैंने देखो पिछले वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो सबसे पहले 1837 में तो पढ़े किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। और खोजे किसने? 1750 में टिफेंथलर ने। अब एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ गया, जैसे सपोज करिए कि 1750 में ये टिफेंथलर ने जो अभिलेख खोजा था उसका नाम क्या था? तो उसका क्या नाम है? दिल्ली मेरठ। अगर ये प्रश्न आ जाए कि 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने जो अभिलेख पढ़ा था वो कौन सा था? दिल्ली टोपरा वाला। समझ में आ गई? अब ये दोनों कहाँ है? दोनों यूपी के अंदर है। देखिए, दिल्ली टोपरा वाला भी कहाँ है? यूपी के अंदर। ये दिल्ली मेरठ वाला भी कहाँ है? यूपी के अंदर। अभी अपनों ने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक, तो इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके आ गया? दिल्ली लेके आ गया। कहाँ लेके आ गया? दिल्ली। तभी तो बोलते हैं इनको दिल्ली टोपरा। ये टोपरा यूपी के अंदर है, इन्हें दिल्ली मेरठ, तो मेरठ कहाँ? यूपी के अंदर। और लेकर फिरोज शाह तुगलक कौन आ गया यहाँ पे? दिल्ली के अंदर। ठीक है। उसके बाद लोरिया अर्राज, ये बिहार के अंदर है। कहाँ है? बिहार में। लोरिया नंदगढ़, ये भी कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। रामपुरवा कहाँ है? ये भी बिहार में।
और प्रयाग कहाँ है? यूपी के अंदर। कहाँ है? यूपी के अंदर। तो देखिए लोरिया अर्राज और लोरिया नंदगढ़ ये दोनों कहाँ हैं? बिहार के अंदर। कहाँ है? बिहार के अंदर। तो लोरिया जो नंदगढ़ है ना, इस स्तंभ लेख के ऊपर मयूर की आकृति है। अभी किसकी आकृति है? मयूर की, मोर की। जबकि रामपुरवा वाला है ना, इसके ऊपर वृषभ यानी बैल की आकृति है। किसकी आकृति है? बैल की, जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। देखिए स्तंभ लेख पढ़ रहे थे अपन, कितने हैं? 7। और कितने स्थानों पर मिले हैं? 6 स्थानों के ऊपर। तो पहला कौन सा? दिल्ली टोपरा। ये पहले अगर पूछे तो कहाँ? यूपी के अंदर। बाद में कौन लेके आया? तो फिरोज शाह तुगलक। तो कहाँ लेके आया? दिल्ली। और जेम्स प्रिंसेस इनको पढ़ने वाला। दूसरा दिल्ली मेरठ। पहले कहाँ? मेरठ यूपी में। फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेके आ गया? दिल्ली में। और टिफिन थलर ने जो पढ़ा था वो इसी को पढ़ा था। लोरिया अर्राज कहाँ? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। और लोरिया नंदगढ़, देखिए कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा स्तंभ लेख है जिसके ऊपर मयूर यानी मोर क्या करती है? तो नंद यानी भगवान श्री कृष्ण। नंद बोलता है ना भगवान श्री कृष्ण को। तो और भगवान श्री कृष्ण को किससे प्रेम था? मोरों से। रामपुरवा यानी राम, भगवान राम। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। तो रामपुरवा कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रपति भवन में। जिसके ऊपर किसकी आकृति है? बैल की। और ये प्रयाग, जिसके ऊपर आगे अकबर भी प्रयाग प्रस्तुति करवाएगा। तो ये कहाँ है? यूपी के अंदर। ठीक है, ये तो हो गए इसके स्तंभ लेख। अब इसके 4 लघु स्तंभ भी है। क्या है? 4 लघु स्तंभ लेख। 4 लघु स्तंभ लेख। अब देखिए क्या है कि ये तो इसके स्तंभ लेख है और वो 4 क्या है? स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। कौन से हैं? लघु नंबर पहला रुमंदई। रुमंदई लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख। दूसरा है निगलीवा, सांची। और चौथा है कुसाम्बी। देखिए अपन इसके इनमें भी अंतर है। ये पूछ लेगा आपसे कि ये क्या है? ये स्तंभ लेख है। ये क्या है? स्तंभ लेख। जबकि ये क्या है? लघु स्तंभ लेख। रुमंदई, निगलीवा, सांची एंड कुसाम्बी। अब इनमें जो बातें वो अच्छी है। सबसे पहले देखिए रुमंदई, इनमें मैं आपको बता देता हूँ इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए लघु स्तंभ लेख, रुमंदई वाला जो लघु स्तंभ लेख है ये क्या है कि रुमंदई, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अशोक कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था, यानी बौद्ध मतावलंबी बन गया था। अब ये आपको पता होगा कि जब अशोक 10वें वर्ष राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा करता है। अपन भी करते हैं कि नहीं करते? जैसे अपन किसी धर्म को मानते हैं तो अपन उनकी धार्मिक यात्रा करते हैं कि नहीं करते? अपने घर में भी पूजा पाठ करते हैं। उसके अलावा अपन जब कोई घर में उन्नति के अवसर खुलते हैं तो अपन उनकी पूजा अर्चना करने के लिए उनके पैतृक स्थान पर भी जाके आते हैं। तो उसी प्रकार क्या हुआ? रुमंदई, दूसरा निगलीवा, तीसरा सांची और चौथा कुसाम्बी। अब रुमंदई वाला जो लघु स्तंभ लेख है ना, यहाँ पर क्या होता है कि ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण ये वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर क्या करता है कि वहाँ के जो जनता है उनसे वो प्रेम करता है और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कर जो था वो घटा दिया था। क्या कर दिया था? यानी यहाँ पर जो कर था वो 1/8 उसको घटाकर बताते हैं कि 1/10 कर देता है, यानी कर में ढील भी दे देता है और कर क्या कर देता है? थोड़ा कम कर देता है, ताकि क्योंकि ये बौद्ध धर्म का मतावलंबी था और रुमंदई या वो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, दुखी ना हो, तो इसलिए उसने कर क्या कर दिया था? कम कर दिया था। दूसरा है निगलीवा। निगलीवा क्या है कि अशोक यहाँ पर राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जाता है और यहाँ पर कनक मुनि का एक स्तूप था। कनक मुनि का स्तूप होने के कारण वहाँ पर ये जाता है। नेपाल की तलहटी के अंदर है ये, यानी नेपाल की तलहटी के अंदर निगलीवा नामक स्थान पर जाता है। वहाँ कनक मुनि का स्तूप होने के कारण वहाँ पर ये कनक मुनि का जो स्तूप था उसका जीर्णोद्धार करवाता है। वहाँ पर अनेक प्रकार की जो
असुविधाएं थी उन्हें सही करता है और कनक मुनि के स्तूप की जो जीर्णोद्वार था, उनकी कोई दिक्कत तो थी, वो पूरी करवा के आता है। तीसरा है सांची का या सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। ये यहाँ पर क्या होता है कि एक बार जब अशोक जाता है तो अशोक को ये पता चलता है कि भिक्षुओं के मध्य अनेकों प्रकार के विवाद हो गए हैं, यानी जो भिक्षु थे उनके मध्य क्या हो गए हैं, विवाद हो गए हैं। तो उनको ये चेतावनी दे के आता है कि आप लोग इतने बड़े बड़े भिक्षु हो और आपको इस प्रकार से लड़ना क्या नहीं देता, शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से बता के आता है। और चौथा जो है वो है कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं। जो कौशाम्बी है इसे क्या कहते हैं? रानी का भी अभिलेख कहते हैं। क्यों? इसमें बताया जाता है कि अशोक की पत्नी थी कारुवाकी। अशोक की पत्नी कारुवाकी जो है वो प्रयाग के अंदर बताते हैं कि दान दे के आती थी। क्या दे के आती थी? प्रयाग में दान देती थी। क्या देती थी? दान। उसका वर्णन है, उसका वर्णन कौशाम्बी। इसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। और कौन सी रानी? तो न तो महादेवी न तिस्य रक्षिता। कौन सी? कारुवाकी, जिसका पुत्र का नाम तीव्र था। यानी वो कारुवाकी अशोक की पत्नी क्या देती थी? दान देती थी। उसका इसमें क्या कर रखा है? वर्णन कर रखा है। ठीक है, तो स्तंभ लेख कितने? 6 स्थानों पर है। कितने? 7। ये पढ़ लिया। दिल्ली, टोपरा, दिल्ली, मेरठ, लोरिया, अर्राज, लोरिया, नंदगढ़, रामपुर एंड प्रयाग। और लघु स्तंभ, लघु में रुमंदई लघु स्तंभ लेख, निगलीवा लघु स्तंभ लेख, सांची का एंड कौशाम्बी का। ठीक है, रुमंदई गौतम बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण वहाँ जाता है, कर अंक में ढील दे देता है, छूट दे देता है, कम कर देता है। निगलीवा कनक मुनि, नेपाल की तलहटी में कनक मुनि का स्तूप होने के कारण वहाँ उसका जीर्णोद्धार करवाता है। सांची का जो लघु स्तंभ लेख है वो भिक्षुओं के मध्य मठों विहारों में जो मतभेद चल रहे थे उनको जाकर समझाता है। और कौशाम्बी वाला ये क्या है? रानी का अभिलेख। यानी अशोक की पत्नी कारुवाकी यहाँ पर क्या करती है कि दान दक्षिणा देती है ब्राह्मणों को, तो उसी प्रकार इसका क्या किया गया है? वर्णन। ठीक है, ये इसके लघु स्तंभ लेख है। अब तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है कौन सा? गुहा लेख। यानी गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए थे वो। तो गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए थे उसमें बताते हैं कि अशोक और एक इसका पुत्र था दशरथ, इन्होंने गुहा लेख स्थापित करवाए थे। तो अशोक ने बताते हैं कि लोमिस ऋषि की गुफा, लोमिस ऋषि की गुफा, कर्ण चौपड़ और तीसरी थी सुदामा चरित। कौन सी है? सुदामा चरित। ठीक है, जबकि दशरथ ने जो बनवाई थी वो वद्रित एंड गोपित। ठीक है, देखिए गुहा लेख समझ में आ गया। यानी प्राचीन समय के अंदर क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे वो अपने संकटकालीन क्षेत्र स्थापित करते थे। अब अशोक तो खुद क्या था? बौद्ध धर्म का मतावलंबी था। और प्राचीन समय में जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, वो कहाँ रहते थे? मठों में, विहारों में और गुफाओं में रहते थे, और वो तपस्याएं करते थे गुफाओं में बैठकर। तब क्या हुआ कि अशोक ने यहाँ पर भी क्या लिखवाए थे? गुहा लेख लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? गुहा लेख। और बिहार वाला क्षेत्र बौद्ध धर्म का मतावलंबी, और बिहार के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो बिहार से तो इसका लगाव बहुत अच्छा था। यानी बिहार में इसका लगाव बहुत अच्छा था, बिहार से ये बहुत प्रेम करता था। अब क्या हुआ? इसने अशोक ने बिहार के अंदर बारबर की पहाड़ियाँ है। कौन सी पहाड़ियाँ? बारबर की पहाड़ियाँ। बारबर की पहाड़ियों में इसने 3 गुफाएं बनवाई। कौन कौन सी? लोमिस ऋषि की गुफा नंबर 1। कौन सी? लोमिस ऋषि की गुफा। दूसरी कौन सी? कर्ण चौपड़। और तीसरी कौन सी है? सुदामा चरित। तीसरी कौन सी है? सुदामा चरित। तीसरी कौन सी? सुदामा चरित। जबकि इसका एक पुत्र था दशरथ। कौन है? दशरथ। इसने वद्रित और गोपित नाम की गुफाओं का निर्माण करवाया। कहाँ पर? ये नागार्जुन की पहाड़ियों पे। कौन सी पहाड़ियों पे? नागार्जुन की पहाड़ियों पे। ये इसके अभिलेख अपनों ने पढ़ लिए। अभिलेख के अंदर देखिए सबसे पहले आपको पढ़ने शिलालेख। शिलालेख 8 स्थानों पर मिले हैं, उनके ऊपर 14 लाइनें लिखी हुई हैं। समझ में आ गया? देखिए एक बार मैं थोड़ा आपको और हिंट दे देता हूँ कि अशोक के जो अभिलेख है वो कितने पार्टों में डिवाइडेशन? 3 पार्टों में। पहला कौन सा? शिलालेख। दूसरा कौन सा? स्तंभ लेख। और तीसरा कौन सा? गुहा लेख।
शिलालेख पढ़ लिए। शिलालेख कितने? 8। कितने? 8। उनके ऊपर कितनी लाइनें लिखी हुई हैं? 14 पढ़ लिया। उसके बाद स्तंभलेख कितने हैं? 7। कितने स्थानों पर मिले हैं? 6 पढ़ लिया सभी। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, उसके बाद लोरिया अर्रास, लोरिया नंदगढ़, रामपुर एंड प्रयाग। उसके बाद स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, लघु स्तंभलेखों में अपनों ने पढ़ लिया, यानी रोमनदेही, निगलेवा, सांची एंड कौशाम्बी, ये पढ़ लिया। उसके पश्चात अब आएगा कौन सा? गुहालेख। गुहालेख के अंदर 2 शासक हुए मौर्यों के। पहले का नाम आता है अशोक। अशोक तो बहुत प्रकृति प्रेमी था और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और इसी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होगा। अब क्या होगा कि इसने क्या किया? लोमीश्वरी ऋषि की गुफा, कर्ण चौपड़ और सुदामाचरित, जो बिहार की बारबर की पहाड़ियों के अंदर इसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाई। किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। जबकि दशरथ जो है उसने वद्रित और कौन सा गोपित नाम की जो नागार्जुन की पहाड़ियों में, तो इनके अंदर आजीविक संप्रदाय के लोग भी निवास करते थे। देखिए आजीविक संप्रदाय के लोग क्या होते हैं कि जैन धर्म के अंदर मखली गोसाल नाम का एक व्यक्ति था, तो उससे जैन महावीर स्वामी से क्या हो गई? अनबन हो गई थी। तो उसने मखली गोसाल ने अपना एक नया संप्रदाय स्थापित कर लिया था और वो कहलाता है आजीविक संप्रदाय। और आजीविक संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? नग्न अवस्था में, यानी अपने वो शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो उनकी पूजा पाठ का सबसे अच्छा तरीका होता है गुफा। तो अशोक और उसके पुत्र दशरथ ने दोनों ने क्या किया था? गुहालेख भी लिखवाए थे भी गुफाओं के अंदर आप जाओ। इसके बाद कहते हैं कि अशोक की जो नीतियाँ थी वो ब्राह्मण विरोधी होती थी। तो इसका जो अंतिम मान के चलो उत्तराधिकारी वो था वर्धरथ। कौन था? वर्धरथ। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और अशोक और ये जितने भी मौर्य सम्राट थे ब्राह्मण विरोधी होने के कारण जनता इनका विरोध करने लग गई और अंतिम रूप से इसका सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग, इसका उत्तराधिकारी वर्धरथ की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और फिर मौर्यों के बाद एक नए वंश की नींव स्थापित होती है। उस वंश का क्या नाम था? शुंग वंश। कल अपन इसकी पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। इसी के साथ धन्यवाद।